दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, फलों और सब्जियों में मोम पायसन यानी वैक्स इमल्सन का उपयोग किया जाता है, किसके लिए आपको बताना है। ऑप्शन है फलों और सब्जियों में चमक लाने के लिए, उनका भंडारण जीवन काल बढ़ाने के लिए, उनके पकने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मोम पायसन या वैक्स इमल्सन का प्रयोग फलों और सब्जियों में उनका भंडारण जीवन काल बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों वैक्स इमल्सन या मोम पायसन फलों और सब्जियों पर कृत्रिम मोम पदार्थ का लेपन या परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य फलों सब्जियों में नमी और जल के क्षरण को रोकना और उनके संग्रहण काल में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या सोडियम क्लोराइड। तो सही उत्तर है सोडियम बेंजोएट। दोस्तों सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र NaC7H5O2 होता है। इसका व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण में प्रयोग होता है और ये बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम टार्ट्रेट या फिर सोडियम एसीटेट। तो आप जानते हैं सोडियम बेंजोएट को खाद्य परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम बेंजोएट। तो याद रखिएगा दोस्तों, केवल फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए या परिरक्षण के लिए ही नहीं बल्कि फलों के रस को भी सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो ये है सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल या सोडियम क्लोराइड। तो सही उत्तर है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी। दोस्तों बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टली चूर्ण के रूप में प्राप्य है। इसका सूत्र C6H5COOH है और इसके लवण जैसे सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे आपसे पूछा गया है, नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में या आयोडीन वातावरण में। तो सही उत्तर है आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजन के वातावरण में रखे जाते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकती है जिससे जीवाणु और दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते हैं। इसलिए आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है किस लिए। ऑप्शन है रंग बढ़ाने में,
स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में या पायसीकरण में? तो इसका 2 उत्तर होगा, 2 ऑप्शन बी और सी दोनों। दोस्तों मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। ये प्राकृतिक रूप से अनेक खाद्य पदार्थों जैसे टमाटर, पनीर आदि में पाया जाता है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग स्वाद बढ़ाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्यों? ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, वातावरण में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास या आर्द्रता का बढ़ना। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वसन दर का ह्रास। दोस्तों फसल कटाई के बाद भी फल जो हैं श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने में उनके क्षय होने की दर भी उतनी ही अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन और कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रशीतन यानी जो कोल्ड स्टोरेज है वो खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, किस तरह से? जीवाणुओं को मार करके, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। दोस्तों प्रशीतन का कार्य खाद्य पदार्थ को जीवाणु मुक्त करना नहीं है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी जीवाणु इष्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया रोकी नहीं जा सकती। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और गति को सीमित करती है। तो इसलिए आप जान लीजिए प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतित्रों में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है नियान, ऑक्सीजन, फ्रेयान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है फ्रेयान। दोस्तों घरेलू जो शीतलक होते हैं, प्रशीतित्र होते हैं, एसी और फ्रिज आदि, इसमें जो है फ्रेयान का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? खाद्य परिरक्षक, फल पकाने वाले पदार्थ, पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र या प्रसाधन सामग्री। तो सही उत्तर है प्रसाधन सामग्री। दोस्तों ट्राइक्लोसन सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला सूक्ष्म जीवरोधी यौगिक है जो टूथपेस्ट, डिटर्जेंट और साबुन आदि में पाया जाता है। वर्ष 2017 में यूएसएफडीए यानी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की घोषणा के अनुसार ट्राइक्लोसन एंटीसेप्टिक उत्पादों के लिए सुरक्षित और प्रभावी नहीं है। अगला प्रश्न है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन है लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, एनिमल चारकोल या नारियल चारकोल। तो सही उत्तर है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल या जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शहद यानी हनी का मुख्य घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो सही उत्तर है फ्रक्टोज, ये फल शर्करा। दोस्तों शहद के मुख्य घटक में फ्रक्टोज 38.2%, ग्लूकोज 31.3%, सुक्रोज 1.3%, माल्टोज 7.1% और जल 17.2% होता है। तो याद रखिएगा शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज या फल शर्करा है। अगला प्रश्न है, सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या सुक्रोज। तो सही उत्तर है फ्रक्टोज सबसे मीठी चीनी होती है। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज का अणुसूत्र C6H12O6 है और ये प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें एक कथन है और दूसरा कारण है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसके आधार पर सही होगा। कथन ए है, सुक्रोज की अपेक्षा
प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, बिल्कुल सही है। कारण है प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, सही है। दोस्तों आप जान लीजिए इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों सुक्रोज के जल अपघटन से इनवर्ट शुगर या प्रतीप शर्करा प्राप्त की जाती है, जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण है और इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं बल्कि फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा है। अगला प्रश्न सूची 1 का या कॉलम 1 का कॉलम 2 से सुमेलन करना है। इसमें शर्करा और उनके जो स्रोत हैं उनको मिलाना है या उनका नाम मिलाना है। द्राक्षा शर्करा, तो ये दोस्तों ग्लूकोज को द्राक्षा शर्करा कहते हैं। फल शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। दुग्ध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। इसके अलावा चीनी को सुक्रोज कहते हैं और स्टीविया जो है ये प्राकृतिक स्वीटनर होता है। तो इस तरह से मिलान करेंगे हम। देखिए 4, 1, 5, 2, 3। तो ऑप्शन देखते हैं 4, 1, 5, 2, 3। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर फिर से सही सुमेलन करते हैं। द्राक्षा शर्करा ग्लूकोज है, फल शर्करा फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, चीनी सुक्रोज और स्टीविया जो है ये प्राकृतिक स्वीटनर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं, आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए चुकंदर से चीनी निर्मित होती है। शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण है। दोस्तों कपास में सेलुलोज होता है और दुग्ध में लैक्टोस होता है। तो अगर सुमेलन की बात है कौन सा सही सुमेलित है, तो ये सभी चारों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाजार में बिकने वाला एस्पर्टम कृत्रिम मधुरक है। ये अमीनो अम्लों से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी ये भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा एस्पर्टम के बारे में कि एस्पर्टम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। थोड़े से एस्पर्टम से बने भोज्य पदार्थ में ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा एस्पर्टम जो है ये कृत्रिम मधुरक होता है। ये सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। यद्यपि एस्पर्टम की प्रति ग्राम मात्रा शरीर द्वारा उपापचय की क्रिया के बाद 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है, लेकिन एस्पर्टम की बहुत कम मात्रा ही मीठा स्वाद उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उसका कैलोरी अंश नगण्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, आपको बताना है। पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। तो सही उत्तर है एक पेड़ से। दोस्तों एस्पिरिन पेड़ के लैटेक्स से प्राप्त होती है, जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर पर होने पर दी जाती है। ये वेदना निवारक का भी कार्य करती है और एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है एस्पिरिन क्या है? प्रतिजैविकी, एंटीपायरेटिक, शमक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक है और ये ज्वरनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटीबायोटिक सामान्यतः या अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवक से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या आवृतबीजियों से। तो एंटीबायोटिक ये जीवाणुओं से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों वर्तमान में उपलब्ध अधिकतर एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं से ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फाडायजिन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों एंटीबायोटिक के बारे में जान लें कि जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक हैं ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों को द्वारा होता है। ये अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद कर सकते हैं अथवा उन्हें मार सकते हैं। पेनिसिलिन सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाने वाला एंटीबायोटिक है और सल्फाडायजिन भी एक प्रतिजैविक है। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक औषधि का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन या कोई नहीं।
तो सही उत्तर है पेनिसिलिन। दोस्तों ये देखिए पेनिसिलिन जो है ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है। एस्प्रिन और पैरासीटामोल पीड़ानाशक और ज्वरनाशक औषधियाँ हैं, जबकि क्लोरोक्विन मलेरिया रोधी औषधि है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपको खोज करना है। ज्वरनाशी पैरासीटामोल सही है। प्रतिफेन कारक पॉलीएमाइड सिलिकॉन सही है। पूतिरोधी एस्पिरिन ये आपका सही नहीं है। और अस्थि क्षय रोधी कैल्सीफेराल या विटामिन डी सही है। दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। आप जान लीजिए एस्पिरिन, जिसको कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है, एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, ज्वर शामक के रूप में और शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग पूतिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइड नाशी, क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी, क्विनीन मलेरिया रोधी, एस्पिरिन निश्चेतक। तो ऑप्शन डी आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। आप जान लीजिए एस्पिरिन दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त होता है, निश्चेतक के रूप में नहीं। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल एल्कोहल या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो सही उत्तर है पोटेशियम ब्रोमाइड। दोस्तों पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला KBr है। ये एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट या अनुत्क्रमणीय रसायन बनाता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से निर्मित होता है। ये अत्यंत जहरीली और प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में ये मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है, रक्त प्रवाह रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, दूध को किस विधि से एक रूप या होमोजिनाइज किया जा सकता है। ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाए, इसकी वसा हटा दी जाए, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाए या इसको केवल उबाला जाए। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, दूध को होमोजिनाइज करने के लिए इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। एक रूपण या होमोजिनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा दूध की क्रीम में उपस्थित वसा कणों को सूक्ष्म आकार में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वह दूध में एक समान रूप से वितरित रह सकें। इस प्रक्रिया के द्वारा दूध की क्रीम इकट्ठी होकर ऊपरी सतह पर नहीं आती और दूध का गाढ़ापन और प्रकृति एक रूप हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौंग के तेल का कौन सा मुख्य घटक है, आपको बताना है। मेंथाल, यूजेनाल, मीथेनाल या बेंजेल्डिहाइड। तो सही उत्तर है यूजेनाल, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिए लौंग का तेल या क्लोव्स ऑयल जो है इसमें प्रमुख घटक यूजेनाल होता है। ये एक प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में बखूबी किया जाता है। लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन और टूथपेस्ट निर्माण में किया जाता है। मेडागास्कर और इंडोनेशिया मुख्य लौंग तेल उत्पादक देश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है आम, पपीता, अमरूद या कैथे। तो सही उत्तर है अमरूद। दोस्तों पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो जिलोटिन को सेट नहीं होने देता, इसलिए यह जेली बनाने के लिए श्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैथे में पेक्टिन की उपस्थिति कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है, इसलिए अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं, क्यों? ऑप्शन है कि ये रुचिकर स्वाद हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं, खरीदने में महंगे होते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषणों से मुक्त रखे जाने के लिए ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं और बिना कृत्रिम खादों और कीटनाशकों का प्रयोग किए उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ऑर्गेनिक जो खाद्य पदार्थ हैं वो बिना कृत्रिम खाद और कीटनाशकों के उपयोग के बनाए जाते हैं, इसलिए ये कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।